ओके बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया फर्स्ट मेथड कांस्टेंट ग्रोथ अगर आपकी हो रही हो डिविडेंड की, देन आपके पास जो फार्मूला यूज होगा वो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फार्मूला यूज होगा पहले जो हमने देखा था। ठीक है, तो उसकी एजम्पशंस भी आपको पता चल गई कि आरएस जो है वो जी से हमेशा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो ग्रोथ रेट से हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। और जो कांस्टेंट जी है वो एक्सपेक्टेड है कि वो फ्यूचर में भी कांस्टेंट ही रहेगा, उस सूरत में आप ये फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अगर किसी भी फर्म का ग्रोथ रेट जो है ना एक्सपेक्टेड हो 0, क्या ये पॉसिबल है? सर हो सकता है वैसे, लेकिन बिल्कुल हो जो सकता है। लिमिटेशन है, हाँ हो सकता है सर आजकल वैसे। का आप हिसाब किताब देख लें ना, आजकल आप किसी भी फर्म को सिवाय जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह में डील कर रही हैं, जो आपकी जेनेरिक फर्म्स है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनका ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट होगा? ठीक है, या वो इंक्रीज नहीं सर, करेगा? नहीं वो कर सकते। इंक्रीज नहीं करेगा, वो जीरो की साइड पे भी जा सकता है। जी सर, ठीक है बिल्कुल ना। ऐसे ही है सर, माइनस में ठीक भी है ना, जा सकता है। माइनस में भी जा सकते हैं, जीरो की साइड में भी जा सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि जो ग्रोथ रेट है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। अगर हम बात करते हैं ग्रोथ रेट जीरो की, ठीक है, तो जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है? P1 इज इक्वल टू, यही फार्मूला है ना हमारे पास बेटा, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल। अगर ग्रोथ रेट जीरो हो जाए तो इस फार्मूले को कैसे लिखा जा सकता है? इक्वल टू D अंडरस्कोर 1 डिवाइडेड बाय आरएस। डिवाइडेड बाय आर एस। तो क्या बेटा, D1 डिवाइडेड बाय आर एस। जी सर, ऐसे ही लिखा जाएगा सर। कुछ याद आ रहा है ये फार्मूला किस चीज का फार्मूला है? आप लोगों ने जो टाइप ऑफ कैश फ्लोज पढ़ी थी, एक उसमें आपने पढ़ी सिंपल कैश फ्लो, ठीक है, एक आपने पढ़ी अनइवन कैश फ्लो, एक आपने पढ़ी एन्युटी, एक आपने पढ़ी परपेचुइटी। ठीक है, 4 किस्म के कैश फ्लोज परपेचुटी आप का लोग सर, पढ़ चुके हैं। ये जो फार्मूला है ये कौन सा फार्मूला है? परपेचुइटी का फार्मूला। परपेचुटी का फार्मूला सर। ठीक है ना। अब जी ये सर। कहाँ किस केस में अप्लाई होता है? देखें, अगर आपके पास जो आपके पास आपने स्टॉक होल्ड कर रहे हैं वो प्रेफर्ड स्टॉक है, तो प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड वेरी नहीं करेगा। ठीक है ना। प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड सेम रहेगा उसकी, जब तक आपने उसको होल्ड किया हुआ है उस क्या कहते हैं एसेट को। अगर आपने उसको होल्ड किया हुआ है तो उसका डिविडेंड फॉर द लाइफ ऑफ दैट एसेट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। तो अगर आपने एसेट की डिविडेंड चेंज ही नहीं हो रहा तो उसका क्या मतलब है कि उसके डिविडेंड में ग्रोथ क्या है? जीरो। ठीक है, डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं है। तो जब डिविडेंड में कोई ग्रोथ नहीं है तो आपके पास ये वाला फार्मूला यूज करके आप प्राइस की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड प्राइस इस प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए। समझ आ गई बात आप लोगों को बेटा? जी सर। ठीक है ना। ये बेसिकली सॉरी पी नॉट ही है, पी मैंने गलत फार्मूला कॉपी किया था। पी नॉट इज इक्वल टू नॉट इंटू 1। ठीक है, नॉट इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 माइनस जी का क्या मतलब है? डी 1 ही होता है ना। नेक्स्ट ईयर का आपने डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो डी नॉट को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी 1 आ जाएगा। एक्सपेक्टेड डिविडेंड को अगर आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपका उस स्पेसिफिक प्रेफरेंस शेयर की प्राइस आ जाएगी। अभी हमारे पास जो करंट ऊपर जो एग्जांपल चल रही थी, इसमें हमारे पास डिविडेंड कितना आया था नेक्स्ट ईयर का? 2.12 आया था। D1 जो है 2.12 डिवाइडेड बाय RS कितना था हमारे पास? 0.13। इस शेयर की हमारे पास प्राइस क्या आ गई? $16। अगर ये परपेचुइटी होगी, ठीक है, तो इस शेयर की प्राइस हमारे पास क्या होगी? $16.31। बात समझ में आ गई आप लोगों को? माइक खोला हुआ है और शायद वो फैन के साथ हवा का कोई आ रहा लिंक आ रहा है, तो काइंडली माइक को अगर बात करनी सर है कैंडली तो बहुत शोर आ रहा है जरा। मैंने बोला है बेटा, वही बोल रहा हूँ। जी सर। जिसने माइक खोला हुआ काइंडली इसको मैं ख्याल बंद कर दिया है। बहरहाल
अगर आपके पास जीरो ग्रोथ हो तो आप सिंपल क्या करेंगे, जीरो ग्रोथ में आप कमिंग ईयर डिविडेंड को या एक्सपेक्टेड डिविडेंड को जो आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसे डिवाइड कर लेंगे, तो आपके पास उस स्टॉक की क्या आ जाएगी, उस स्टॉक की, बल्कि सॉरी ये मैंने आप लोगों को गलत बता दिया, ये D1 नहीं है, डी नॉट डी हो नॉट जाएगा ना होगा, सर? डी नॉट होगा। उसकी वजह ये कि 1 प्लस जी तो G0 हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो 2 डिवाइडेड बाय $13, तो ये आपके पास इस स्टॉक की प्राइस कितनी आ गई, $15.3846, ठीक है, $15। डी नॉट को आप जो करंट ईयर का जो डिविडेंड है जो आपको मिल चुका है उसको आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक्सपेक्टेड प्राइस आ जाएगी कि इस स्टॉक की एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है बेटा। मुझे ये बताएं कि इसकी प्राइस कम क्यों आई है इसकी निस्बत, यहां पर हमने फाइंड आउट की थी 30, ठीक है, यहाँ पे आई है इस स्टॉक की प्राइस आई है जो जिसके पास कंफर्म स्ट्रीम ऑफ आपके पास इनकम आ रही है फ्यूचर में डी नॉट, उसकी आई है 15, ये कम क्यों आई है ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इस केस में देखें आपके पास चूंकि कंफर्म स्ट्रीम ऑफ इनकम है तो आपके पास रिस्क क्या है, वो कम है, ठीक है ना प्रेफर्ड है ना? जी, रिस्क कम है। जब रिस्क कम होगा तो आपके पास इसके अगेंस्ट रिटर्न भी कम होगी। बात समझ के बाद आप लोग सारे के सारे, ठीक है ना। तो जब जीरो ग्रोथ होगी तो आप सिंपल क्या करेंगे, डी नॉट को आर एस से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास उस स्टॉक की करंट प्राइस आ जाएगी। फर्स्ट मेथड आपने देखा वो था कांस्टेंट ग्रोथ का, ठीक है। सेकंड मेथड आपने देख लिया वो कौन सा है, अगर आपके पास ग्रोथ रेट जीरो, ठीक है बेटा। In such case, dividend stream will be same for infinity. Therefore, the type of cash flow will be perpetuity and constant growth model can be rearranged as P naught is equal to D1 over RS minus G। और इसको मैंने यहाँ पे मैं रीअरेंज नहीं किया हुआ, बार ये रीअरेंज होने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, D नॉट डिवाइडेड बाय RS हो जाएगा, ठीक है। ये स्लाइड शेयर कराऊंगा मैं, ठीक करके आपको करा दूंगा। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड सिनेरियो है, पहला सिनेरियो आपने देखा कांस्टेंट ग्रोथ का, दूसरा क्या है जीरो ग्रोथ का, थर्ड सिनेरियो आपके पास क्या है सुपर नॉर्मल ग्रोथ का, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि लाजमी नहीं है कि एक कांस्टेंट ग्रोथ ही एक फर्म जो है वो सारी जिंदगी ले सके। अभी अगर आजकल के हम पेंडेमिक्स की बात करें तो पेंडेमिक्स में अगर आप देखें तो जो आपकी मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है इस वक्त, तो उनकी ग्रोथ क्या होगी, सुपर नॉर्मल होगी। बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को, समझ में आ रही है ना। उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, सुपर नॉर्मल होगी, नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि उनकी इस वक्त प्रोडक्ट की डिमांड में बहुत बहुत ज्यादा इजाफा है। प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं, उनके सेल्स भी ज्यादा हो रही हैं और वो रेवेन्यू भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। तो जो आपकी मेडिकल कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या फिर आप ये लैब्स ले लें, जो भी मेडिकल रिलेटेड कंपनीज हैं, उन सब की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, वो सुपर नॉर्मल होगी, ठीक है। लेकिन जब तक ये पेंडेमिक है तब तक इनकी ग्रोथ सुपर नॉर्मल है। जैसी पेंडेमिक जो है ये खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी ग्रोथ रिवर्ट कर जाएगी, वो जीरो पे तो ऑब्वियसली नहीं आ सकती, वो कांस्टेंट ग्रोथ पे जा सकती, ठीक है ना। तो सुपर नॉर्मल ग्रोथ क्या होती है, देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ ऑफ अ स्टॉक फॉर अ सर्टेन पीरियड बिफोर अचीविंग लॉन्ग टर्म कांस्टेंट ग्रोथ इन फ्यूचर, ठीक है। Such extraordinary growth is known as supernormal growth. We cannot use only constant growth method to calculate the stock value। इसमें यानी कि आप देखिए फ्यूचर में जाकर लॉन्ग टर्म कांस्टेंट ग्रोथ आ रही है, ठीक है। तो आपने फ्यूचर का जो रेट है वो तो आप कांस्टेंट ग्रोथ मेथड जो आप पढ़ चुके हैं गॉर्डन मेथड से, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन खाली वो मेथड यूज नहीं होगा इसको कैलकुलेट करने में। इसमें आपको मिक्स मेथड यूज करने होंगे इस टाइप ऑफ सिक्योरिटी की प्राइस को कैलकुलेट करने में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, डी नॉट इज इक्वल टू $2 एंड जी इज 30% फॉर फर्स्ट 3 ईयर बिफोर अचीविंग कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ 6% इन फ्यूचर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक इफ आर एस इज इक्वल टू 13%, ठीक है। अब इसने आपको जो चीजें दी हैं मेरे ख्याल है वही पुराने वाला ही डाटा है,
लेकिन इसमें एक चीज एडिशनल है, वो क्या है कि जो ग्रोथ है ना इनिशियली 30% है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, इसकी पहले हम टाइम लाइन बना लेते ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आपको बताया गया कि डी नॉट जो है वो क्या है आपका $2। ठीक है, ग्रोथ फॉर फर्स्ट 3 इयर्स कितनी है, तो हम डिनोट करेंगे G1 से 30%, और कांस्टेंट ग्रोथ आफ्टर 3 इयर्स कितनी है, हम डिनोट कर देते हैं G2 से, ये है आपकी 6%। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको बताया गया कि आपका 13%। ठीक है, आपने इस शेयर की करंट प्राइस फाइंड आउट करनी है जिसका इनिशियल ग्रोथ रेट है फॉर 3 इयर्स 30%, इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ रेट है आफ्टर 3 इयर्स कितना, 6% का। एक टाइमलाइन इसकी हम बना लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, हम 4 तक चले जाते हैं सपोज करें। ठीक है, अच्छा जी, अब आप लोग देखें कि यहाँ पर आके आपको फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, D1 मिल जाएगा, सेकेंड ईयर में D2 मिल जाएगा, थर्ड ईयर में D3 मिलेगा, फोर्थ ईयर में क्या मिलेगा, D4 मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही है ना? आवाज सबको आ रही है बेटा? मेरे साथ ही है ना, कहीं छुट्टी छुट्टी तो नहीं कर गए? नहीं है सर। गुड। अच्छा, अब देखें सबसे पहले कि आपके पास D1 कितना बनता है। इनिशियल आपके पास D0 कितना है, 2 है, तो D1 कितना बनेगा, 1 प्लस 0.30 0.6 हो जाएगा बेटा, जी सर। ऐसा ही है। D2 क्या बनेगा, 2.6 या 2 इंटू जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो तो ये है ना, 1 प्लस 3.0 सॉरी रेज टू द पावर 2, तो 3.38 हो जाएगा। D3 क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 0.30 रेज टू द पावर 3, जी 4.394 हो जाएगा। और D4 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 1 1 प्लस प्लस 0.30 रेज रेज टू टू द पावर पावर 4। 4, तो 5.7122 आपके पास फोर्थ ईयर का डिविडेंड आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लैरिटी है? जी सर। लेकिन अब आपके पास ये आपको बताया गया है कि थर्ड ईयर के बाद बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास जो ग्रोथ है वो कांस्टेंट हो रही है। फर्स्ट ईयर जो है वो ग्रोथ कितनी है आपके पास, 30% है। ठीक है, सेकेंड ईयर ग्रोथ कितनी है आपके पास, 30%। थर्ड ईयर ग्रोथ कितनी है, अगेन 30%। 30%। ठीक है, और थर्ड ईयर के बाद से आपके पास ग्रोथ कितनी हो जाएगी, यानी कि फोर्थ ईयर पे ग्रोथ आपके पास कितनी हो जाएगी, 6%, और वो कांस्टेंट फॉर एवर होगी। ठीक है, कांस्टेंट 6%। ग्रोथ। ठीक है, बात समझ में आ गई, कांस्टेंट ग्रोथ है फ्यूचर की। अब आपके सामने ये एक छोटा सा एग्जांपल आ रही है, मुझे ये बताएं कि मेरे पास एक कैश फ्लो आ रही है 2.6 की फर्स्ट ईयर में, सेकंड आ रही है 3.38 की थर्ड ईयर में, थर्ड आ रही है 4.394 की फोर्थ ईयर में। ठीक है, ये किस चीज की कैश फ्लोज हैं, ये डिविडेंड की कैश फ्लोज है। अगर मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो मुझे फ्यूचर में डिविडेंड मिलने हैं इसकी आज वैल्यू क्या बनती है। पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चल जाएगा सर। जी, ठीक है। अब एक चीज रह गई कि जब कांस्टेंट ग्रोथ आ रही है तो कांस्टेंट ग्रोथ का क्या मतलब है कि अगर मुझे P3 पता हो, ठीक है, अगर मुझे P3 पता हो तो मैं उस P3 को भी डिस्काउंट करूं, अगर किसके ऊपर करूंगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर डिस्काउंट करूंगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, अपने इस स्टॉक की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पहले हम डिविडेंड्स को देख लेते हैं। अगर आप D1 की बात करें, D1 आपने डिस्काउंट करना है 1 पीरियड के लिए, ठीक है ना, तो D1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2.6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पॉइंट
क्या आएगा, 13 आएगा, 0.30 आएगा, 0.06 आएगा। 2.6 हमारे पास, एक साल के बाद हमें डिविडेंड मिलना है, हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, कौन सा हम रेट यूज करेंगे, 30% का, 6% का, कि 13% का? बच्चों रिस्पॉन्ड। 13% का सर? 13% का। उसकी वजह क्या है कि जो ग्रोथ रेट है वो डिविडेंड का ग्रोथ रेट है। अभी आप बात करें प्रेजेंट वैल्यू की, डिविडेंड का ग्रोथ रेट आपने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है जी ना। सर। अभी आप बात करें कि आपके पास ये 2.6 फ्यूचर में आपको मिलना है, उसकी आज वैल्यू क्या बनती, ठीक है ना। तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसके ऊपर इस वैल्यू को डिस्काउंट कर दें, जी ठीक सर। है। कि आपके पास ये 2.6 जो आपको फ्यूचर में मिलना है, इसकी आज वैल्यू क्या बन जाएगी, 2.3009, ठीक है। अब आप आ जाए D2 पे। D2 आपको सेकेंड ईयर में मिलना है। अब जी अगेन सर। आपको चाहिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो वही वाली बात है कि प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n। n यहाँ पे क्या आपके पास 2 है, 2 है। ठीक है। तो ये इस जो डिविडेंड है इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, 2.647, ठीक है। आप इस पे आ जाएं, यहाँ पे 4.394 आपको मिलनी है फ्यूचर में, 1 प्लस 0.13 आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रेज टू द पावर क्या हो जाएगा n, ठीक है। तो आपके पास अभी इस जो डिविडेंड आपको फ्यूचर में मिलना है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.0453। ये तो आगे सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड किस पीरियड के, सुपर नॉर्मल ग्रोथ के। अब इसके बाद क्या हो रहा है, नॉर्मल ग्रोथ आ रही है, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ का क्या मतलब है कि अब इस पॉइंट इन टाइम पे P3, ये जो थर्ड ईयर है, यहाँ पे आपको P3 की प्राइस पता होनी चाहिए। P3 की क्या, कैसे, क्या फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, P0 का फॉर्मूला याद है ना, P0 का क्या फॉर्मूला हमने लिखा था, P0 का सर वो D नॉट डिवाइडेड बाय R S। D1 या D नॉट इंटू 1 प्लस G, या D1 कर लें, हाँ। D1 डिवाइडेड बाय R R अंडरस्कोर S S माइनस S। G, जी जी सर माइनस जी जी। था ना। अगर मैं हाँ जी। यही फॉर्मूला थर्ड ईयर के लिए बनाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, P3 हो जाएगा थर्ड P3। ईयर के लिए, और P3 D हो क्या हो जाएगा। जाएगा, D3 हो जाएगा। नो बेटा। देखो सॉरी। P नॉट के साथ D1 था, तो P3 के साथ क्या हो जाएगा, फोर्थ ईयर का डिविडेंड आएगा। अच्छा। समझ में आ गई बात आपको बेटा, हाँ जी हाँ जी। सबको अगले का समझ है। में आ गई बेटा। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या आएगा, अब आपने फोर्थ ईयर का डिविडेंड लेना है, 5.7122 डिवाइडेड बाय 0.13 माइनस 0.06, 6। हाँ जी। ठीक है। तो ये आपके पास इसकी स्टॉक की वैल्यू थर्ड ईयर पे आई है, कितनी आई है, 81.6029, ठीक हो गया बेटा। ठीक है सर। अब आपको इस स्टॉक जो कि तीसरे साल आपको 81 रुपए का पड़ रहा है, आपने देखना है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। इसको आप लोगों ने टाइम लाइन के हिसाब से इस क्वेश्चन को समझना है। सिंपल सा क्वेश्चन है सुपर नॉर्मल ग्रोथ का, लेकिन टाइम लाइन के हिसाब से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, फुली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अभी आपके पास क्या आ रहा है, 81.609 P3 आ रही है। अब आपने इस P3 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, 81.6029 डिवाइडेड बाय 1 प्लस पॉइंट, कौन सा रेट यूज होगा, इसका वो है ना। बेटा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ही यूज होगा जो ऊपर यूज आया है, 13। होता आया है, जी सर इज इक्वल पॉइंट। रेज टू द पावर 3। जी सर। तो इस स्टॉक की वैल्यू अभी आपके पास कांस्टेंट ग्रोथ के साथ क्या बन गई, 56.5549, ठीक है। यस। Got it? अब आपको चाहिए कि आपका ये सुपर नॉर्मल ग्रोथ के साथ जो जिसकी 3 इयर्स सुपर नॉर्मल ग्रोथ थी और इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ थी, इस स्टॉक की करंट प्राइस क्या बन रही है। तो आप क्या करेंगे, जितनी भी कैश फ्लोज आपने जिनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इन सबको एडअप कर देंगे, तो इस शेयर की आपकी करंट प्राइस आपके सामने आ जाएगी, 2.647 प्लस 3.0453 प्लस 5549 इज इक्वल टू $64.5481 जो है ना, इस स्टॉक की करंट प्राइस बनती है। क्या सबको समझ में ये बात आई है कि नहीं आई है।
आ गई है सर, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बाय हैंड ऑफ करेंगे कोर्स ना। प्रैक्टिस चाहिए। और आप कॉन्सेप्चुअली, मैं सबसे पहले आपसे कंसेप्चुअल बात कॉन्सेप्चुअल कर तो रहा हो हूँ, गया सर, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ हो में आ गया गई है। है, बाकी भी रिस्पॉन्ड करें बच्चों, बाकियों को समझ में आया है ये सुपर नॉर्मल ग्रोथ के नहीं आया। जिसको नहीं समझ में आया मैं रिपीट कर देता हूँ। जी बच्चों, सारे सो गए? जी सर क्लियर हो गया, बस वही बात है सर, प्रैक्टिस एक दफा करनी पड़ेगी सर। बहरहाल आपके जहन में जब आप टाइम लाइन बना के बेटा इसको सॉल्व करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि टाइम लाइन के अकॉर्डिंगली जो है ना इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया था कि आपके पास करंट ईयर का जो डिविडेंड कंपनी ने पे किया था वो $2 था। ठीक है। जो इनिशियल ग्रोथ है फॉर फर्स्ट 3 इयर्स इस कंपनी की 30% है, इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है 6% की। ठीक है। और आर एस जो है इस कंपनी का 13% है। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस कंपनी का नहीं, आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एज इन्वेस्टर जो है वो कितने 13% है। ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनिशियल फर्स्ट स्टेप में आपने इस फर्म के डिविडेंड स्ट्रीम्स फाइंड आउट करने हैं फॉर फ्यूचर पीरियड। क्योंकि आपके पास फर्स्ट 3 इयर्स में डिफरेंट रेट है और इसके बाद कांस्टेंट एक डिफरेंट रेट आ रहा है। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ईयर का आपका 2.6 आया, सेकेंड ईयर में 3.38 आया, थर्ड ईयर में 4.394 आया, और फोर्थ ईयर में आपका डिविडेंड कितना आ गया 5.7122। अब 3 इयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 4 ईयर एंड ऑनवर्ड जो है ना आपके पास ग्रोथ रेट वो कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन था ये। अभी आपके पास ये तीन डिविडेंड आ गए 2.6, 3.38, 4.394। इनकी आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि ये डिविडेंड जो आपको फ्यूचर में मिलने हैं आज इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या पड़ती है। ठीक है। अब इसके बाद जब 3 इयर्स के बाद एक्सपेक्टेड है कि कांस्टेंट ग्रोथ होगी, तो आपने क्या करना है, थर्ड ईयर के ऊपर इस शेयर की प्राइस को कैलकुलेट कर देना। जब आप थर्ड ईयर पे कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला लगा के इस शेयर की प्राइस को कैलकुलेट कर लेंगे, उसको आप डिस्काउंट करेंगे 0 ईयर के ऊपर, और जितनी भी आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू के आंसर आएंगे इन सबको एडअप कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस स्टॉक की करंट प्राइस आ जाएगी। समझ में आ गई बात आपको सबको बेटा? जी सर। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको अंडरस्टैंड करने में बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो बेसिकली अभी जो आपने 3 टाइप्स ऑफ मॉडल देखे, ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है। नंबर 1 था आपका कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। ठीक है। सिंपल सा मॉडल था, आसान था, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं थी। दूसरा था जीरो ग्रोथ। ठीक है। वो तो सबसे आसान था, उसमें जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको जो है ना डी नॉट अभी राइट नाउ डिविडेंड कितना मिल रहा है और एक्सपेक्ट जो इसकी शेयर की एक्सपेक्टेड प्राइस है वो क्या है, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके शेयर की जो है सॉरी आर एस से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके शेयर की करंट प्राइस आ जाएगी 0% ग्रोथ मॉडल। ठीक है। सुपर नॉर्मल ग्रोथ में जब हम बात करेंगे तो सुपर नॉर्मल ग्रोथ में ये होता है कि आपके पास 2 ग्रोथ रेट चल रहे होते हैं। इनिशियली ग्रोथ रेट कुछ और होता है, सेकेंड ईयर में ग्रोथ रेट कुछ और होता है। अभी इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि G30 या फर्स्ट 3 इयर्स के लिए ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको बताया जाए कि फर्स्ट ईयर में जो है ना जी जो है वो सपोज कर लें 5% 10% है, सेकेंड ईयर में जी जो है वो 15% है, थर्ड ईयर में वो जो है वापस 10% हो गया और इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है 6% की। ठीक है ना। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे, आप सुपर नॉर्मल ग्रोथ का मेथड यूज करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको उम्मीद है कि ये जो ग्रोथ मॉडल्स हैं ये तीनों की तीनों समझ में आ गए होंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड। ठीक है। इस मेथड में हम लोग बेसिकली क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू। उस इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, मार्केट से उसको कंपेयर करते हैं। अगर मार्केट की जो वैल्यू है वो उसके इक्विवेलेंट है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन इक्विलिब्रियम है। अगर दोनों इक्विवेलेंट नहीं है तो देन व्हाट, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसके बाद आप अपने शेयर का क्या करते हैं बच्चों, एनालिसिस करते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अगर अंडर वैल्यू होगा तो आप क्या करेंगे, उस शेयर को बाय करना शुरू कर देंगे। अगर ओवर वैल्यू होगा, आपके पास वो शेयर पड़ा है, तो आप क्या करेंगे, उस शेयर को सेल कर देंगे। बात समझ में आ गई आपको बच्चों सबकी? सबको समझ में उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आ गई होगी।
अच्छा, इसका एक क्वेश्चन जो है आपकी बुक में गिवन है कांस्टेंट ग्रोथ स्टॉक वैल्यूएशन का, वो है कि फ्लेचर कंपनीज करंट स्टॉक प्राइस इज $36। ठीक है, कंपनी है जिसकी जो करंट स्टॉक प्राइस है वो कितनी है, $36 है। Its last dividend was 2.40 and its required rate of return is 12% if dividends are expected to grow at constant rate G in future and if RS is expected to remain at 12%. What is the Fletcher's expected stock price 5 years from now? ये पूछ रहे कि 5 साल के बाद इस फर्म की प्राइस क्या होगी अगर कांस्टेंट ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट इसमें गिवन फिलहाल नहीं है। आपको पी नॉट बताई गई है, करंट स्टॉक प्राइस, और डी नॉट भी बता दिया गया है। ठीक है, पी नॉट भी आपको बता दी गई है और डी नॉट भी बता दिया गया है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बताया गया कि 12% है। ठीक है, डिविडेंड्स का आपको बता दिया कांस्टेंट रेट है और आरएस जो है वो 12% बताया गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसको अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपके पास ग्रोथ रेट गिवन नहीं था। ग्रोथ के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल इस फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, डी नॉट इंटू 1+G डिवाइडेड बाई RS माइनस जी। ठीक है, $36 आपके पास करंट प्राइस गिवन थी, 2.40 आपके पास करंट डिविडेंड गिवन था, 0.12 जो है रिक्वायर्ड रेट। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो ग्रोथ रेट है आपका इस केस में क्या वर्कआउट हो जाएगा, 5%। ठीक है बच्चों, अब आपके पास ग्रोथ रेट 5% आ गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस स्टॉक की करंट प्राइस है आपके पास $36। ठीक है, करंट प्राइस है $36, तो 5 इयर्स के बाद इसकी प्राइस क्या होगी बेटा, आंसर दें मुझे। ग्रोथ रेट आपको पता चल गया है कि 5% है। इस स्टॉक की करंट प्राइस $36 है। 5 इयर्स के बाद इस स्टॉक की क्या प्राइस होगी बेटा, बच्चों सारे चले गए। आवाज आ रही है मेरे बेटा आपको, किधर गायब हो गए। आपके पास जी बेटा 5% आया है। ठीक है, और पी नॉट आपके पास गिवन है 36। फ्यूचर प्राइस क्या होगी बेटा, किधर चले गए, माशाल्लाह सारे ही म्यूट हैं। बच्चों रिस्पॉन्ड, वीडियो आपकी शेयर होती है ऑनलाइन, आपको पता होना चाहिए एलएमएस के ऊपर मॉनिटर भी होती है। मैं भी खामोश कर दूं अपनी माइक शाइक को, ऑफ कर दूं स्क्रीन को। इसका एक मेथड मैंने आपको बताया था जो नीचे लिखा हुआ है कि P5 फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, D नॉट इंटू 1+G रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय RS माइनस जी। ग्रोथ रेट तो आपको पता चल गया ना कि 5% है। ठीक है, तो P5 कैसे फाइंड आउट होगी, 2.40 इंटू 1 प्लस 0.5 रेज टू द पावर 6। ठीक है, यानी कि 6th ईयर का डिविडेंड आपको चाहिए, डिवाइडेड बाय RS माइनस जी। जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसमें से ग्रोथ रेट आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी स्टॉक की करंट प्राइस। इसका एक और मेथड क्या है, P5 is equal to 1+G रेज टू द पावर कितनी है जी, 5। P नॉट कितनी है, 36 टाइम्स 1 प्लस 0.05 रेज टू द पावर 5।
कितनी आ गई? 45.95। बेटा वेरी बैड। जी सर। रिस्पॉन्ड तो करें बच्चों, नमाज़ें तो नहीं पढ़ने चले गए सारे के सारे? दो मेथड है, दोनों मेथड से आप इस शेयर की फ्यूचर की प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था आपकी बुक में, सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, non-constant growth stock valuation. Cinder Computer Corporation is experiencing rapid growth. Earning and dividend are expected to grow at a rate of 15% during the next 2 years, at 13% the following year, and a constant rate of 16% during year 4 and thereafter. If its last dividend was 1.515 and the required rate of return is 12%, calculate the value of stock today, calculate P1 and P2, calculate the dividend and capital gain yields for year 1, 2 and 3. ठीक है बेटा? क्वेश्चन है आपके पास कि एक फर्म है सेंटर कंप्यूटर एंड कॉर्पोरेशन इज एक्सपीरियंसिंग रैपिड ग्रोथ. अर्निंग एंड डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 15% ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years, at 13% following year, and at constant rate of 66% during the year 4 and thereafter. अब अगर आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बेस्ट वे अगेन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होता है, आप अपनी टाइमलाइन बना लें. ठीक है, फर्स्ट ईयर में इसका ग्रोथ रेट कितना आ रहा है जी? फर्स्ट ईयर में ग्रोथ रेट है इसका 15% का. नेक्स्ट ईयर में क्या ग्रोथ रेट है? अगेन 15%. 13%। और सर 15% सर। अगेन 15 है. थर्ड ईयर में आपके पास ग्रोथ रेट क्या है? 13% का. और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड आपके पास क्या ग्रोथ रेट आ रहा है? फोर्थ ईयर ऑनवर्ड आपके पास ग्रोथ रेट आ रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ रेट आ रहा है 6% का. ठीक है, ईयर 1 के ऊपर आपके पास क्या है? डिविडेंड 0 गिवन है. आपको कितना गिवन है जी? $1.15 है ईयर 0 के ऊपर. ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? D1 फाइंड आउट करेंगे. D1 is equal to 1.15 into 1.15. Sorry. वन प्लस 0.15 तो कितना आ जाएगा? 1.3225. ठीक है, नेक्स्ट ईयर आपने D2 फाइंड आउट करना है. D2 कैसे फाइंड आउट होगा? दो तरीके हैं. यहाँ पर बेसिकली आपके पास चूंकि सेम रेट है तो आप पुराना डिविडेंड भी उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि आगे रेट चेंज हो रहा है तो मैं प्रीवियस ईयर का डिविडेंड उठाऊंगा D1. ठीक है ना, ये भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अब 1.3225 इंटू 1 प्लस 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप. ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट रेज टू द पावर 2 क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने प्रीवियस डिविडेंड उठाया है. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास D3 आ जाएगा. D3 आपके पास क्या आएगा? 1.5209 टाइम्स 1 प्लस 0.13 1.7186 आ जाएगा. और D4 के लिए आपके पास क्या होगा? डिविडेंड चौथे साल भी आपके पास डिविडेंड का रेट क्या आएगा? 13%. चौथे साल से ऑनवर्ड आपके पास डिविडेंड का रेट हो जाएगा चेंज. ठीक है, तो चौथे साल आपके पास क्या आ जाएगा? 1.7186 टाइम्स 1 प्लस 0.13. ये आपके पास चार डिविडेंड्स आ गए, D1, D2, D3 एंड D4. ठीक है,
अब आपके पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, वो कितना है 12% का। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सबसे पहले जो कंफर्म डिविडेंड्स हैं, जो 3 इयर्स के डिविडेंड हैं, इसकी आप क्या फाइंड आउट कर लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। प्रेजेंट 4 वैल्यू। ईयर का आपने जो डिविडेंड फाइंड आउट कैलकुलेट किया है, वो किसने कैलकुलेट किया, ताकि आपको P3 पता चल सके, ठीक है ना। तो अभी आप लोग क्या क्या करेंगे, जस्ट इन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 1.3225 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 0.12, 0.13 के 0.15। मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ D1 की, तो मैं कौन सा रेट लूंगा, 15% का रेट लूंगा, 13% का लूंगा, 6% का लूंगा, कि 12% का लूंगा। 12 रिक्वायर्ड रेट जी, ऑफ जो रिटर्न। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, मुझे उसकी जरूरत है, मैं यहाँ पे 12% का रेट लूंगा। तो इस डिविडेंड का रेट मेरे पास आज की डेट में क्या बन जाएगा, 1.1808, ठीक है। अब मैं D2 पे आ जाता हूँ, D2 मेरे पास 1.5209 है। अगेन अब मेरे पास ये 2 साल बाद मुझे मिलना है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेज टू द पावर इसको 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास इस डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1.2125 बन जाएगी। D3 की बात आ जाएगी, D3 पे मेरे पास अब क्या है, 1.7186 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 रेज टू द पावर 3। इस डिविडेंड की मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.2233, ठीक है। अब ये तो मुझे कंफर्म डिविडेंड जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ के हैं वो तो पता चल गए। अब मुझे चाहिए कांस्टेंट ग्रोथ पे इस शेयर की प्राइस थर्ड ईयर में क्या होगी। तो मुझे उसके लिए क्या फाइंड आउट करना है, P3 फाइंड आउट करना है। P3 फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, D4 डिवाइडेड बाय RS माइनस जी। RS माइनस जी मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है, ठीक है ना। तो D4 मैंने कैलकुलेट किया था, मेरे पास था 1.942 जी सर। डिवाइडेड बाय RS मेरे पास कितना है 0.12 और G कितना है 0.06, ठीक है। तो मेरे पास इस स्टॉक की थर्ड ईयर में प्राइस बन रही है 32.3667। अब मुझे चाहिए कि ये थर्ड ईयर में अगर 32.367 बन रही है, तो प्रेजेंट वैल्यू इस स्टॉक की क्या होनी चाहिए, 3667 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.12 रेज टू द पावर 3, 23.308, ठीक है। ये मेरे पास इस स्टॉक की जो कांस्टेंट ग्रोथ के बाद रेट बनेगा, जो वैल्यू बनेगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आ गई। अब इन सब को अगर मैं ऐड अप करता हूँ, ये 1.15 तो ईयर जीरो का था ना, ये फॉर इन्फो था। तो मेरे पास बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, इन सब को ऐड अप होने के बाद 1.1808 प्लस 1.2125 प्लस 1.2233 प्लस 23.038, 26.6456 मेरे पास बन गई P0, ठीक है। इन सबको एडअप करने के बाद मेरे पास क्या प्राइस बन गई है, $26.6546, ठीक है बच्चों। वैल्यू ऑफ द जी सर। स्टॉक टुडे, मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर पहले पार्ट का निकाल लिया है। वैल्यू ऑफ द स्टॉक टुडे यानी कि P0 कितनी आ गई है, 26.6546, ठीक है। अब इसने सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट P1। P1 मेरे पास क्या होगी बेटा, P1 अगर मैं सिंपल मेथड से फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, 26.6546 इंटू 1 प्लस जी मेरे पास कितना है 0.15 है इसमें, ठीक है। 1 प्लस 0.15 कांस्टेंट तो नहीं है ना पहले ईयर में। तो पहले ईयर में इस शेयर की प्राइस मेरे पास क्या बन जाएगी P1 की, $30.6528, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या बनेगी, अब मेरे पास P1 पता चल गया, मैंने P2 फाइंड आउट करना है। P2 मेरे पास क्या आ जाएगा, 30.6528 टाइम्स अगेन। अब मेरे पास चूंकि ये 15% की ग्रोथ आ रही है, तो मैं 15% से ही इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो सेकेंड ईयर में जाके इस शेयर की प्राइस कितनी बन जाएगी, $35.2507, ठीक है बेटा। अगर मैं थर्ड ईयर की प्राइस कैलकुलेट करना चाहूंगा, तो अब मेरे पास ग्रोथ चूंकि 13% की है, तो मैं इसको किस रेट पे ग्रो करूंगा, 1.13 पे ग्रो करूंगा,
ठीक है ना। तो मेरे पास प्राइस फिर आ जाएगी इस शेयर की अकॉर्डिंगली थर्ड ईयर की। लेकिन इसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ है, तो कांस्टेंट ग्रोथ में मैं चाहे 5वें साल की, 6ठे साल की, 7वें साल की प्राइस जो भी कैलकुलेट करूंगा वो मैं इस प्राइस से ऑनवर्ड कैलकुलेट करता जाऊंगा। तो मुझे P3 से ऑनवर्ड कैलकुलेट करता जाऊंगा तो मुझे पता चलता जाएगा कि P4 कितनी है, P5 कितनी है, P6 कितनी है। डिविडेंड और कैपिटल गेन यील्ड आप लोगों को समझ आ गया। डिविडेंड यील्ड कैसे निकलेगा, डी नॉट ओवर, क्या फार्मूला था बच्चों? डिविडेंड यील्ड का क्या फार्मूला था? D1 ओवर P नॉट। ठीक है, D1 आपके पास कितना है 1.3225, इसको आप P नॉट से 26.6546 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले साल की डिविडेंड यील्ड। और कैपिटल गेन यील्ड कैसे आएगी, पहले साल की स्टॉक प्राइस आपने निकाल ली है, वो कितनी आई है 30.6528 आई है, दिस माइनस दिस P1 माइनस P नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट, तो आपके पास क्या आ जाएगी, पहले साल की कैपिटल गेन यील्ड आ जाएगी। इसी तरह कैपिटल गेन यील्ड ईयर 2 की और ईयर 3 की भी आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि P3 भी आपको पता होनी चाहिए, तब आप जाके जो है ना ये क्वेश्चन के तीसरे पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हुई है बेटा आप लोगों की? जी सर। चले बेटा, मेरे ख्याल में आज का दिन क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह ताला मंडे सैटरडे को आपकी दोबारा मेकअप क्लास होगी। ठीक है ना, जो आप लोगों की क्लास रहेगी हुई है वो हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से है, सिलसिला प्रेशर है कि उसको आप जो है ना वो फाइनलाइज लाजमी करें। तो मंडे को आपकी मेकअप क्लास होगी जो आप लोगों की पिछले एक आध हफ्ते में मिस हो चुकी है मजीद। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर हम जो है ना सॉरी सैटरडे को मीट करेंगे सर इसी सेम टाइम टाइम 6 to 9 जी, 6 to 9 सेम टाइम। जो CR है वो काइंडली शेयर कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में मुझे कंप्लेंट मिली थी कि स्टूडेंट्स को पता नहीं था। तो सेम टाइम पे 6 to 9 आप लोगों की मेकअप क्लास होगी नेक्स्ट ये कमिंग सैटरडे ऑन 27 जून। ठीक है बेटा, ओके सर। जी सर। इंशाल्लाह ताला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मजीद इस चैप्टर के होंगे वो हम देखेंगे, और इसका कुछ रिमेनिंग पोर्शन रह गया हुआ है जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उसको भी हम जो है ना फॉलो करेंगे। कोई क्वेश्चन, कोई सर? क्वेरी किसी किस्म की? जी बेटा। सर बस इसमें टर्मिनोलॉजीज ही चेंज है ना, जो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, बाकी सब तो चीजें वैसी ही बेटा जैसे हमने देखिए, क्वेश्चंस टाइम में। वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है ये सारे का सारा। अभी तक कोई आप नई चीज नहीं पढ़ रहे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास D1 P नॉट और ये आपको मतलब कि इसको कंप्रीहेंड करने की जरूरत है लॉजिकली, बाकी इसमें कोई चीज नहीं। जब भी आपने किसी इन्वेस्टमेंट को जो आप करने जा रहे हैं एवेलुएट करना है, तो आप क्या करते हैं, आप उसकी फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट आज 1 मिलियन की पड़ रही है तो क्या ये 1 मिलियन की वर्थ भी करती है या नहीं करती। ठीक है ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, अगर आपको डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई प्लांट इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि आपको फ्यूचर में इस प्लांट से क्या कैश फ्लोज जनरेट होंगी। अगर वो कैश फ्लोज जो जनरेट हो रही हैं वो इतनी अच्छी हैं, ठीक है, कि जो आपकी करंट कॉस्ट जो है उससे ज़्यादा की आपको रिकवरी हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्ट करेंगे उस डिसीजन को। इसी तरह हर कॉन्सेप्ट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे होते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है। यहाँ पे भी यही हो रहा है, आप ये देख रहे हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्या बन रही है। उस प्रेजेंट वैल्यू को लेकर आप क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर। समझ में आ गई बात बेटा सबको? यस सर। चलें, बेस्ट ऑफ लक बेटा। इंशाल्लाह अटेंडेंस मेरे ख्याल में आप सब लोगों ने मैसेज कर दी होगी, अगर नहीं की तो अपने नाम के साथ काइंडली अटेंडेंस मैसेज कर दें। सर ठीक है पेपर पैटर्न सर बता दें काइंडली सर, अगर पेपर पैटर्न बेटा, से कैसे टेंशन होगा नहीं लो, सर? पेपर की टेंशन ना लो। अभी तो पता नहीं जमाने में कहते हैं गम और भी है मोहब्बत के सिवा, अभी बड़ा कुछ होना है। हाँ जी अभी सर। इंतजार करो, ठीक है ना, वक्त आने दो, वक्त आएगा तो आप लोगों को राहतें पता चल जाएगा राहतें क्या और राहतें और भी हैं, राहतें चले और भी हैं। चले, गुड हो गया। लेकिन अब मसला ये हो रहा है ना कि बेटा आपकी जो यूनिवर्सिटी का पॉलिसी है ना उसी को इंशाल्लाह फॉलो किया जाएगा। ये नहीं होगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ आप लोगों के साथ करूंगा। आपकी यूनिवर्सिटी ने फिलहाल वही पैटर्न बताया है जो मैंने आपको शेयर करवाया है, ठीक है ना। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक ओपन बुक पेपर होगा, एक जो है ना मेरे ख्याल में मैंने आपको क्या बताया था, एक MCQs होंगे और एक कोई असाइनमेंट वाला आलम क्या होगी। बहरहाल 2-3 चीज़ें थी जो अभी यूनिवर्सिटी ने कहा था कि इस पैटर्न के ऊपर जो है ना पेपर लेना है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है।
इसलिए आप लोग पेपर की जी सर। टेंशन ना लें, आप लोग कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए एक इशू ये बन गया है कि आप लोगों की चूंकि कंसिस्टेंट पढ़ाई नहीं हो सकी, तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट उस तरह से डेवलप नहीं हो पा रहे जिस तरह से होने चाहिए। आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आप फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आप सबको जो है ना इस सब्जेक्ट की फुल ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पेपरों की नंबरों की कोई टेंशन ना लें बेटा। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो नंबरों का आपको पता है, पहले भी मैंने कुछ नहीं किया आप लोगों के साथ, अब मैंने क्या करना है, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग अपनी एफर्ट करें, आप लोग जो है चीज़ों को समझें, कंप्रीहेंड करें, और इंशाल्लाह ताला जो होगा ना अल्लाह ताला आपके साथ बेहतर ही करे इंशाल्लाह ताला। ठीक है बेटा। सर आपकी तबीयत, आमीन सर। जी बेटा। सर मैं पूछूं आपकी तबीयत कैसी है? बेटा मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल A1 हूँ। बस आपको बताया था कि मेरा जो लास्ट टेस्ट था अल्हम्दुलिल्लाह ना सर, वो ठीक है यार, क्या होगा। पॉजिटिव आया था लास्ट टेस्ट सर वो में। आपने कहा था ना कि लास्ट एक टेस्ट आप कर रहे थे तो वो पॉजिटिव आया था। हाँ बेटा। जी सर। तो कह रहा हूं सर आपने लास्ट टाइम बताया था कि आपका जो लास्ट टेस्ट हुआ था वो पॉजिटिव आया था, तो उसके बाद पॉजिटिव था, आपने अभी मैंने दोबारा आज टेस्ट दोबारा करवाया था? टेस्ट दे दिया है, दोबारा टेस्ट दे दिया, अब अल्लाह करे नेगेटिव आ जाए। लेकिन वैसे तो WHO ने इसको भी मना कर दिया, वो कह रहे हैं कि आप रिसोर्सेज अपने ज़ाया ना करें। अगर आपके 15 दिन पूरे और आपकी सिम्टम्स खत्म हो गई हैं तो आप ओके हैं। बहरहाल हमारी तो HR की रिक्वायरमेंट थी कि आप दोबारा टेस्ट करवाएं, जब तक नेगेटिव नहीं होंगे तो वो हमें ऑफिस में अलाउ नहीं कर रहे, तो इसलिए हमने भी करवा लिए बेटा। बहरहाल अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मेरे जानने वालों का 30th डे पे भी पॉजिटिव आया है। अच्छा सर। जी जी, इस वायरस का बेसिकली इशू ही सबसे बड़ा ये बना हुआ है कि इस वायरस को कोई भी आज तक समझ नहीं सका